आज के ज़माने में बिना इंश्योरेंस के बीमार होना और हॉस्पिटलाइज होना एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। मैं आपके साथ एक दो पर्सनल एग्जांपल्स शेयर करना चाहूँगा जिससे हमें मेडिकल इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस समझ में आए। तो कुछ सालों पहले 2018 में माय फादर वाज हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन, और ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 2 मंथ्स, और 2 महीने का बिल आया 27 lakhs। ठीक है, वो एक सर्जरी करानी पड़ी, जिससे कि उनकी एक आंख निकालनी पड़ी, और पूरा हॉस्पिटल का बिल आया 27 lakhs। और हमारे पास इंश्योरेंस था, लेकिन इंश्योरेंस वाज देयर ओनली फॉर 5 lakhs। ओके, वी वर अंडर इंश्योर्ड। तो 22 lakhs हमें हमारे पॉकेट से भरने पड़े। एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे ऑफिस की एक कलीग है, मेरे एज जितनी है, उसको कुछ सालों पहले उसे जॉन्डिस हुआ था। एंड उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, क्या हुआ समझ में नहीं आया। और फिर अ, उसका लिवर फेल हो गया, एंड लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा। तो वो भी हॉस्पिटल में अराउंड 1-1.5 मंथ्स तक थी। एंड उसका बिल आया 60 lakhs। आपने न्यूज़ में और सोशल मीडिया में ये भी बहुत बार देखा होगा कि यंग पीपल इन देयर 30s 35 ईयर्स की एज में जिम करने के टाइम पे कोलैप्स हो जाते हैं, या रनिंग के टाइम पे कोलैप्स हो जाता है, हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर आता है। एंड इवन आज के टाइम में जो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ है उसकी वजह से भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वो इट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट कॉमन। एक ही झटके में आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है, पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग की धज्जियां उड़ सकती है। जितना भी आपने सेविंग्स किया है, आपके बच्चों के मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए, या आपके खुद के रिटायरमेंट के लिए अगर कुछ प्लान किया है, सेविंग्स किया है, वो एक ही हॉस्पिटलाइजेशन में पूरा खाली हो जाएगा। सो द बॉटम लाइन इज कि आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज मेडिकल इंश्योरेंस होना ही चाहिए। लाइफ का जो रिस्क कवरेज होता है वो अर्निंग मेंबर के लिए अगर आपने किया तो ठीक है, नॉन अर्निंग मेंबर के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। हावेवर, हेल्थ इंश्योरेंस इज समथिंग दैट anyone and everyone will require. Okay, be it a child, be it a lady, be it a dependent, be it a non dependent independent person, सभी को हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बीमारी ये देख के नहीं आती है कि भाई ये अर्निंग मेंबर है, ये नॉन अर्निंग मेंबर है, और खर्चा दोनों के ऊपर लगता है। अर्निंग मेंबर रहे या नॉन अर्निंग मेंबर रहे, खर्चा तो उतना ही लगने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू मी, हेल्थ इंश्योरेंस इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ इंश्योरेंस। हम आज के वीडियो में इसे आगे एक्सप्लोर करेंगे। ये हमने देख लिया कि मेडिकल इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है, क्यों होना चाहिए। अभी अगले सवाल पे आते हैं कि कितना होना चाहिए। व्हाट शुड बी द सम अश्योर्ड। वेल, इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नहीं। आप सर्टन पैरामीटर्स आप कंसिडर कर सकते हो कि आप पहले तो कहाँ पे रह रहे हो, आप सिटी में रह रहे हो या रूरल एरियाज में रह रहे हो। तो सिटी में अगर आप रह रहे हो तो आपको ज़्यादा अमाउंट लगेगा, बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज़ आर कॉस्टलियर इन सिटीज़। गांव में थोड़ा कम लगेगा। उसमें भी जो टीयर 1 सिटी रहेगी, लाइक से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, वैसे वैसे टाइप के सिटीज़ रहेंगे तो और ज़्यादा लगेगा। टीयर 1 सिटीज़ बोलते हैं उसको। टीयर 2 सिटीज़ में थोड़ा कम लगेगा। तो वो पहले आपको देखना है। फिर आपको देखना है कि आप जो एरिया में रहते हो वहाँ पे जो 2-3 हॉस्पिटल्स है नियर बाय, वहाँ के पैकेजेस क्या है, कॉमन प्रोसीजर्स जो होती है, उसके पैकेजेस क्या है। लाइक से जो एक बड़ा खर्चा आता है और कॉमन जो खर्चा आता है वो हार्ट सर्जरी का आता है, बाईपास सर्जरी का आता है। तो उसका कॉस्ट क्या है, या कैटरेक्ट जनरली आता है ओल्डर एज पीपल को, तो उसका कॉस्ट क्या है, या नी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट क्या है, वो भी एक प्रोसीजर आता है। हिप रिप्लेसमेंट का आता है। फ्रैक्चर्स क्या आते हैं, छोटे मोटे फ्रैक्चर्स क्या आता है। तो एक टाइप का आपको एवरेज मिल जाएगा, और अराउंड दैट अमाउंट या थोड़ा हायर साइड पकड़ के आपको आपका जो सम एश्योर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना है। हमें बच्चों के लिए भी कवर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों में भी थोड़ा आता है कॉम्प्लिकेशंस। जब भी काफ़ी छोटे रहते हैं तो उनको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन लग जाता है, तो उनके लिए भी हमें कवर लेना है, और हमारे लिए भी कवर लेना है। बच्चों के लिए आप कम ले सकते हो,
अराउंड 5 लैक्स का कवर ले सकते हो, और एडल्ट्स के लिए अराउंड 10 लैक्स का होना चाहिए बेस पॉलिसी। और एडिशनली आप 20 लाख का आप सुपर टॉपअप भी ले सकते हो। ये सुपर टॉपअप क्या है हम आगे देखेंगे। एक एडवाइस यहाँ पे देना चाहूँगा आपको। अगर आप यंग हो, कोई डिजीज़ नहीं है, और आपकी इनकम लेवल्स अच्छी है, सेविंग्स अच्छे है, तो आप हायर अमाउंट का आप कवरेज लीजिए, तो आप फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि जब भी आप यंग होते हो तभी प्रीमियम्स कम होते हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है प्रीमियम्स भी बढ़ जाते हैं। और अगर डिजीज़ के साथ तो प्रीमियम्स और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब भी आप यंग हो, डिजीज़ फ्री हो, तभी आपको अच्छा कवर ले लेना चाहिए। एडिशनली जब भी आप यंग होते हो, फिट एंड फाइन होते हो, तभी आपके क्लेम्स नहीं जाते हैं, तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। तो आपका सम अश्योर्ड एवरी ईयर बढ़ते जाता है। सो दैट इज़ एन एडिशनल एडवांटेज। नेक्स्ट वी कम टू द टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। एक आता है इंडिविजुअल पॉलिसी, दूसरा आता है फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, और तीसरा आता है कॉर्पोरेट पॉलिसी। क्या है इसके बेनिफिट्स देखते हैं। फैमिली फ्लोटर का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कवर्ड, और अगर उसमें से एक को भी कुछ होता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो द सम इंश्योर्ड बिकम्स पेबल। ठीक है। नाउ फैमिली मेंबर की डेफिनेशन विल चेंज फ्रॉम पॉलिसी टू पॉलिसी। जनरली क्या होता है, 4 एडल्ट्स कवर होते हैं, एंड सर्टन डिपेंडेंट चिल्ड्रन कवर रहते हैं, 2 4 जो भी है वो डिपेंडेंट चिल्ड्रन कवर रहते हैं। ये फैमिली फ्लोटर का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आपको ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स कवर होंगे इन कंपैरेटिवली लोअर प्रीमियम। दैट इज़ वन एडवांटेज, वन बिग एडवांटेज। सो अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स है तो यू कैन गो फॉर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। हाउएवर इसमें डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक कह सकते हैं, ये है कि इसमें जो एल्डर जनरेशन है उनके प्रीमियम पे कम डिस्काउंट मिलेगा इन द फैमिली फ्लोटर पॉलिसी कंपेयर टू द यंगर जनरेशन। सो आइडियली आपको ये करना चाहिए, आपको 2 अलग अलग पॉलिसी लेनी चाहिए। जो यंगर जनरेशन है उसकी एक फैमिली फ्लोटर लेनी चाहिए, और जो एल्डर जनरेशन है उसकी अलग से फैमिली फ्लोटर लेनी चाहिए। और अगर आपके पास अच्छा सेविंग्स है, इनकम है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले लीजिए। सो कॉर्पोरेट पॉलिसी में ये रहता है, आप जहाँ पे काम करते हो, अगर उन्होंने कोई ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है इंश्योरर के साथ, तो आपको ये पॉलिसी अवेलेबल हो सकती है। इसमें भी क्राइटेरिया रहते हैं, नॉट ऑल एम्प्लॉयज़ में बी एलिजिबल, सर्टन एम्प्लॉयज़ में बी एलिजिबल, सर्टन में नॉट बी एलिजिबल। वो डिपेंड करता है कंपनी ने कैसे नेगोशिएट किया है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ये कॉर्पोरेट पॉलिसीज में जनरली फैमिली मेम्बर्स भी कवर हो जाते हैं, पेरेंट्स, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये सारे कवर होते हैं जनरली। फिर आता है इंडिविजुअल पॉलिसी, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है कि इन केस हमारे पास कॉर्पोरेट पॉलिसी है, तो क्या हमें इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। आंसर इज 100% लेनी चाहिए इंडिविजुअल पॉलिसी। क्योंकि कॉर्पोरेट पॉलिसी विल बी इन इफेक्ट ओनली टिल द टाइम यू आर एम्प्लॉयड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हो, वो पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होती है। फर्दर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। सो कॉर्पोरेट पॉलिसीज में सपोज सर्टन बेनिफिट्स इंक्लूड नहीं है, से मैटरनिटी बेनिफिट्स या सर्टन एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर नहीं है, और आपको इंडिविजुअली वो है रिक्वायरमेंट, तो कॉर्पोरेट पॉलिसी विल बी ऑफ नो यूज़। आपको अलग से लेना ही है इंडिविजुअल पॉलिसी। ऑल्सो अगर आप जॉब छोड़ने के बाद अगर आप पॉलिसी लेने को जाओगे, तो आपका प्रीमियम काफ़ी बढ़ जाएगा, बिकॉज उतना उतना आपका नंबर ऑफ ईयर्स आपका चला गया है। लाइक से फॉर एग्जांपल 25 ईयर्स पे आप जॉब चालू करते हो, एंड यू लीव एट 30 ईयर्स ऑफ एज। ओके, तो 25 ईयर्स पे जो आपको इंडिविजुअल पॉलिसी का जो प्रीमियम मिलेगा, जो बेनिफिट्स मिलेगा, वो टाइम पे डिजीजेज आपको नहीं रहेंगे, एंड बाई 30 ईयर्स ऑफ एज कुछ आपको डिजीज आ गया, या इवन अदरवाइज वो एज के हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ ही जाता है, तो आपको वो वहाँ पे डिसएडवांटेज होगा। सो आप जैसे ही आप अर्निंग करना चालू करते हो, भले कॉर्पोरेट पॉलिसी है नहीं है, आपको इंडिविजुअल पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you are notified whenever I come up with any new videos. Friends, insurance as a product is prone to mis-selling.
इसमें काफ़ी टाइम आपको एजेंट कुछ और बोलता है और पॉलिसी के अंदर कुछ और लिखा रहता है। तो हमें पॉलिसी पढ़नी काफ़ी ज़रूरत है। इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड सो दैट यू आर नॉट इन फॉर अ सडन शॉक। आई नो ज़्यादातर लोग पॉलिसीज़ नहीं पढ़ते हैं। 40-50 पेज के का पॉलिसीज़ रहता है। पॉलिसी के अंदर काफ़ी सारा इफ्स एंड बट्स, अगर मगर सब रहता है कि अगर ये है तो वो है, ये एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है। सो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट वन अंडरस्टैंड्स क्या क्या टर्म्स रहते हैं पॉलिसी के अंदर। तो ये आगे मैं डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स, जब भी हेल्थ पॉलिसी का हम बात करते हैं, इंश्योरेंस का बात करते हैं, तभी सिर्फ प्रीमियम हमें नहीं देखना है। प्रीमियम के साथ साथ में उसका पॉलिसी का इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स क्या है वो भी देखना ज़रूरी है। बिकॉज ऑलवेज ये एक चीज़ आप ध्यान रखें, जहाँ पे प्रीमियम कम है वहाँ पे एक्सक्लूजन्स भी ज़्यादा है, इफ्स एंड बट्स भी ज़्यादा है। ओके, सो ओनली कंपेयरिंग प्रीमियम विल नॉट हेल्प यू। क्या फ़ायदा वो पॉलिसी का जहाँ पे प्रीमियम कम है लेकिन सब लिमिट्स काफ़ी सारे हैं, या को पेमेंट है उसके अंदर, या ज़्यादा वेटिंग पीरियड है, या काफ़ी सारे एक्सक्लूजन्स है, काफ़ी सारे डिजीजेस कवर्ड नहीं है, या रूम रेंट का कैपिंग है। तो ये सब चीज़ें आपको पॉलिसी के अंदर देखनी है, क्या क्या चीज़ें कवर्ड है। एंड पूरा एजेंट जो बोलता है उसके ऊपर रिलाई नहीं करना है। यू हैव टू चेक द डॉक्यूमेंट। कुछ समझ में नहीं आए तो उनसे बात करना है, कंपनी से बात करना है। सो अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस करना है हमें। अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये हर एक पॉलिसी में आपको मिलेंगे। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सब लिमिट का। यहीं पे सबसे ज़्यादा झोल होता है। इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलेंगे कि भाई हाँ, आपका 50 लाख का लिमिट है, टोटल बेस पॉलिसी है, और हमने कम से कम प्रीमियम में आपको इशू किया है। लेकिन जब भी आप पढ़ोगे तभी उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें तो इतने सारे सब लिमिट्स है कि इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि ये प्रोसीजर करने के लिए आपका खर्चा तो हुआ 2 लाख, लेकिन हम तो भैया सिर्फ 50,000 देंगे। या ये प्रोसीजर के लिए वैसे तो होता है 5 लाख, लेकिन हम तो सिर्फ 1 लाख रुपया देंगे। तो इसको बोलते हैं सब लिमिट्स। सो जनरली से फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट का रहता है, या मैटरनिटी का रहता है। तो कैटरेक्ट में बोलते हैं कि भाई आपको 50,000 तक मिलेगा क्लेम, लेकिन एक्चुअल में अच्छे वाले ऑपरेशन मल्टीफोकल लेंस अगर आपको डलवाना है तो उसकी कॉस्ट लाख रुपए के ऊपर होती है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको फिर वो एडिशनल अमाउंट जेब से भरना पड़ेगा। सिमिलरली मैटरनिटी में भी कुछ 30,000 50,000 का लिमिट रहता है। आजकल सीजेरियन में लाख रुपया तो हो ही जाता है। सो ये आपको देखना है कि आपके पॉलिसी में सब लिमिट है कि नहीं है, और है तो कौन कौन से डिजीजेज में है और कितना है, वो आपको चीज़ देखना है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कोपे का। कोपे जैसे आप समझ सकते हो, को पेमेंट। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है जब भी क्लेम आएगा मैं 100% नहीं दूंगा, आपको उसका 20% या 30% देना है। ओके, तो वही जो इंश्योरेंस कंपनी आपको लोअर प्रीमियम ऑफर कर रही है, आप उसमें देखिए कि भाई को पेमेंट का क्लॉज है कि नहीं है। आइडियली को पेमेंट का क्लॉज नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव आपका पॉलिसी होना चाहिए। सिर्फ प्रीमियम के चक्कर में मत जाइए, थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा दे के ये को पेमेंट सब लिमिट जितना कम से कम हो उतना आप देखिए। फ्रेंड्स, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज आता है रूम रेंट कैपिंग का। फ्रेंड्स, ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, डॉक्टर के एक्सपेंसेस, मेडिसिन एक्सपेंसेस, नर्सिंग एक्सपेंसेस, विजिटिंग चार्जेस, ये पूरे रूम रेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। सो जनरली इंश्योरेंस कंपनी एक कैप लगा देती है एज अ परसेंटेज ऑफ योर सम अश्योर्ड। जनरली 1% रहता है, या कोई कोई केसेस में 1% से कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। सो वो हिसाब से आपका पूरा जो ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंसेस है वो कंसिडर किया जाएगा बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ रूम रेंट। से फॉर एग्जांपल आपके पास 3 लाख का पॉलिसी है और उसमें 1% का रूम रेंट कैपिंग है। तो 3 लैक्स का 1% यानी 3,000। सो 3,000 रुपीज़ तक का आप रूम ले सकते हो पर डे, 3,000 पर डे।
ठीक है। हावेवर आपने ट्रीटमेंट 4,000 वाले रूम में करवाई, ठीक है। तो कितना एक्सीड हुआ, 1,000 रुपीज एक्सीड हुआ, तो 1,000 डिवाइडेड बाई 3,000, सो 33%। तो 33% आपका एक्सीड हुआ है, ठीक है। सो ये 33% आपका पूरा जो हॉस्पिटल का बिल है उसके ऊपर लगेगा और उतना अमाउंट इनएलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। आपको उसके ऊपर क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये जो भी डॉक्टर एक्सपेंसेस है, जो प्रोसीजर्स जो भी आपने करवाए हैं, नर्सिंग एक्सपेंसेस है, मेडिसिन कॉस्ट है, वो सभी के ऊपर 33% आपका इनएलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि आप ऐसा आप पॉलिसी सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे रूम रेंट कैपिंग ना हो, और इन केस हो भी तो वो परसेंटेज ज़्यादा हो। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेंगे जहाँ पे सब लिमिट भी है और कोपे भी है। हमारा से 15 लाख का पॉलिसी है, तो कैटरेक्ट का सब लिमिट दिया है 30,000। तो अगर मैंने 1 लाख का सपोज ट्रीटमेंट करवाया तो मुझे 1 लाख नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ 30,000 मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली ये सारे जो भी अलग अलग डिजीजेज है, प्रोसीजर्स है, उसकी सब लिमिट्स भी दी है यहाँ पे। एंड ऑल अदर मेजर सर्जरीज उसका सब लिमिट दिया है। अब हम एक इलिस्ट्रेशन देख लेंगे जहाँ पे सब लिमिट एंड कोपे दोनों एप्लीकेबल होता है। से ये एक ट्रीटमेंट है सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, उसका ट्रीटमेंट का क्लेम है। तो एज पर द चार्ट हमारा सम इंश्योर्ड है से 15 लाख रुपया, और एक्चुअल हॉस्पिटल का बिल आया 10 लैक्स, वेल विद इन द सम इंश्योर्ड लिमिट। हावेवर 10 लैक्स का क्लेम प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि एज पर द अर्लियर चार्ट देयर वाज अ सब लिमिट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर। तो उसका सब लिमिट था सिर्फ 4 लाख रुपए, ठीक है। तो 4 लाख यहाँ पे आ गया। फिर कैलकुलेशन होता है एडमिसिबल क्लेम अमाउंट, डिपेंडिंग ऑन द रूम रेंट लिमिट, आईसीयू चार्जेस का लिमिट, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, तो एडमिसिबल क्लेम अमाउंट आया 8 लाख रुपए का। एंड प्लस इसमें कोपे है, से 30% का कोपे है। तो 8 लाख के ऊपर 30% लगा, दैट इज 2,40,000। ओके, सो नेट अमाउंट हुआ 5,60,000, ठीक है। सो ये कोपे लगा है एडमिसिबल क्लेम अमाउंट के ऊपर, ठीक है। तो 5,60,000 का क्लेम अमाउंट बना। हावेवर क्लेम इतने का पास नहीं होगा 5,60,000 का, सिर्फ 4 लाख का पास होगा, क्योंकि द क्लेम अमाउंट पेबल इज ग्रेटर देन द सब लिमिट, हेंस कंपनीज लायबिलिटी इज अप टू सब लिमिट ओनली। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है डिडक्टिबल का। सो डिडक्टिबल इज बेसिकली सर्टन अमाउंट जिसके ऊपर ही इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ठीक है। लाइक से फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख का पॉलिसी है और उसमें 2 लाख का डिडक्टेबल है। तो अगर 3 लाख का सपोज क्लेम होता है, तो 2 लाख पहले आपको आपकी जेब से निकालने हैं, और बाकी का बचा हुआ 1 लाख रुपया वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है। ये डिडक्टिबल का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ लिंक टू टॉप अप एंड सुपर टॉप अप कॉन्सेप्ट, तो वो भी हम देख लेंगे वो क्या है। आइडियली आपके पॉलिसी में डिडक्टिबल नहीं होना चाहिए। डिडक्टिबल का मतलब यही है कि उतना अमाउंट आपको आपके पॉकेट से देना है, इवन दो यू हैव एन इंश्योरेंस। सो इन आइडियल सिनेरियो नहीं होना चाहिए। हावेवर अगर आप ये सोचते हो कि मैं सर्टेन अमाउंट बेयर कर सकता हूँ, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट मैं बेयर नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतने सेविंग्स नहीं हो गए, तो आपको डिडक्टिबल आप ले सकते हो। क्योंकि डिडक्टिबल अगर आप लेते हो तो आपका पॉलिसी का प्रीमियम भी काफ़ी कम हो जाता है। सो इट इज़ योर चॉइस। सुपर टॉपअप बेसिकली एक एडिशनल पॉलिसी रहता है ओवर योर बेस पॉलिसी। लाइक से फॉर एग्जांपल बेस पॉलिसी है 10 लाख का, तो सुपर टॉपअप से 20 लैक्स या 30 लैक्स या 40 लैक्स तक का भी हो सकता है। और उसमें सुपर टॉपअप में डिडक्टेबल होता है, तो डिडक्टेबल आपको उतना ही लेना है जितना आपका बेस पॉलिसी है, उससे ज़्यादा का डिडक्टेबल नहीं लेना है। लाइक से फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख का बेस पॉलिसी है, और 20 लाख का आपका ये है सुपर टॉपअप है विथ 10 लैक्स ऑफ डिडक्टेबल। तो अगर आपका क्लेम आता है 20 लैक्स का, तो 10 लैक्स पहले आपका बेस पॉलिसी में से निकल जाएगा, ठीक है। उतना आपको बेस पॉलिसी में से आपको क्लेम मिल जाएगा, और बाकी का जो 10 लैक्स है वो आपको सुपर टॉपअप से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास ऑप्शन है टॉपअप और सुपर
टॉपअप के बीच में, तो हमेशा हमें सुपर टॉपअप ही लेना है। सुपर टॉपअप इज मच मोर बेनिफिशियल, मच मोर एडवाइजेबल देन टॉपअप। हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं क्यों। सो टॉपअप में ये रहता है कि आपका सिंगल क्लेम अगर डिडक्टेबल लिमिट से ऊपर है तो ही आपका क्लेम पास होगा, सिंगल क्लेम। एज अगेंस्ट दिस सुपर टॉपअप में क्यूमुलेटिव बिल्स अगर रहेंगे ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, मतलब मल्टीपल टाइम सपोज आपने क्लेम किया एंड वंस इट एक्सीड्स दैट डिडक्टेबल अमाउंट, ये अमाउंट आपका पेबल है। ठीक है, हम एक एग्जांपल देख लेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा। सो लेफ्ट में जो है वो टॉपअप पॉलिसी है, राइट में है वो सुपर टॉपअप है। सो से दोनों का सम इंश्योर्ड सेम है, डिडक्टेबल भी 2 लाख है, और ड्यूरिंग द ईयर पहला क्लेम आता है 5-5 लाख का। तो जो कस्टमर है वो अपने पॉकेट से 2 लाख देगा, बिकॉज डिडक्टेबल इज 2 लैक्स, एंड बाकी का 3 लाख जो है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। नाउ व्हाट हैपेंस, ड्यूरिंग द ईयर एक और क्लेम आ जाता है और 6 लाख, और जो टॉपअप पॉलिसी है उसमें वापस से यहाँ पे डिडक्टेबल लगा है। ओके, टॉपअप पे वापस से डिडक्टेबल लगा है, यहाँ पे डिडक्टेबल नहीं लगा है क्यों। ठीक है, सो ये मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पे वापस से डिडक्टेबल नहीं लगेगा। जो टॉपअप पॉलिसी है वहाँ पे इंश्योर्ड को 2 लाख वापस से अपने जेब से भरना पड़ेगा, और इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 4 लाख देगी, वेरे सुपर टॉपअप में इंश्योरेंस कंपनी 6 लाख देगी। ठीक है, तो सुपर टॉपअप इज बेटर देन टॉपअप पॉलिसी। बाकी के पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आई बेट इट विल बी यूजफुल, सो स्टे ट्यून। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you are notified whenever I come up with any new videos. That's all for today, friends. Thanks for watching.